Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, first, we'll be talking about anti defection law in India. तो बेसिकली इन शॉर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या, जब इलेक्शन होते हैं तो एक मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ता है तो वो जीतने के बाद रिज़ाइन ना कर दे या फिर जो पार्टी लीडरशिप कह रही है उसके खिलाफ ना जाए, और या फिर कोई अगर क्रूशल वोट हो रहा है उसमें एब्सेंट ना रहे। तो इसके लिए ही ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था इंडिया में, क्योंकि ऐसा करने से जो पार्टी की पोजीशन है या फिर जो गवर्नमेंट की पोजीशन है और जो लोगों का मैंडेट है उसको डैमेज हो सकता है। This law laid out the process for disqualifying an elected member for the remaining term who defected either by resigning or by defying the party leadership or being absent on a crucial vote. लेकिन इस लॉ ने अलाउ करा जो मर्जर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, या अगर स्प्लिट हो रही है पॉलिटिकल पार्टी, स्प्लिट इन द पार्टी बाय 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स एंड मर्जर, अगर तुम किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, बाय 2/3 ऑफ द अदर पार्टी मेंबर्स। अब जैसे आप कर्नाटका में देख लो या मध्य प्रदेश में देख लो, एक पार्टी की सरकार थी, फिर दूसरी पार्टी की तरफ एमएलए चले गए, तो फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। तो यही सब चीज़ें रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है और इसमें जितने भी लूप होल्स हैं उसको प्ले करके सरकारें गिराई जाती हैं, एमएलए यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो ये सब होता है, यही सब रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में बनाया गया था। 1985 10th schedule of the 52nd amendment to the constitution was passed by the Parliament of India to achieve this. Anti defection law relates to the 10th schedule of the constitution. ये एग्जाम में आता है, 10th schedule याद रखना है, relates to anti defection law in 52nd amendment of the constitution in 1985, and then 91st amendment to the constitution. इसने इस एक्ट को और स्ट्रेंथन किया बाय एडिंग प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टर्स एंड बैनिंग देम फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। द नेक्स्ट इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। इन शॉर्ट ये है कि जो कॉर्पोरेट्स पैसा कमाते हैं उसका कुछ पार्ट सोसाइटी में वापस लगाएं ताकि सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके, जैसे हंगर, पॉवर्टी, मॉल न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बैलेंस, एनवायरनमेंट, नेशनल हेरिटेज। इन सब में कॉर्पोरेट्स कंट्रीब्यूट करें एंड दे शुड हेल्प इन द सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। It's a continuing commitment by the businesses to integrate social and environmental concerns in their business operations. तो मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पीछे ना भागें, लेकिन जो उनके आसपास सोसाइटी है, जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, उसके लिए भी वो कंसर्न हो और उसमें कंट्रीब्यूट करें उसको रेमेडी करने के लिए। तो कंपनीज एक्ट 2013, it replaced the Companies Act of 1956 and added an additional section which is 135 clause on corporate social responsibility obligations for companies listed in India. Note this point that India became the first country to legislate the need to undertake CSR activities and mandatorily report CSR activities under the new Companies Act 2013. तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है? कंपनीज हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 crore or more, or a net worth of 500 crore or more, or a net profit of 5 crore or more. And the companies falling under this criteria,
they're required to spend a minimum 2% of its average net profit for its preceding 3 financial years. तो पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% CSR एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना है और रिपोर्ट करना है जो भी उन्होंने एक्टिविटी करी है, या फिर एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया. So alright guys, please go through these slides. Tomorrow we'll be back with another set of articles. Thank you for your time. You have a great day ahead.